ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಫುಡ್ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಊಟ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯರು ಊಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಯಾಸತ ಕ್ರೀಡೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೋಡ್ ಲೆಟರ್ ಎ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಊಟದ ನಂತರವಾಗಿದೆ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಊಟ, ಗಮನಿಸಬೇಕು. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरा प्यारा साथियों, मुसलमान भाइयों, आज हमारा बयान वक्फ तरमीमी बिल और मुस्लिम समाज की गुफ्तगू पर होगी इंशाअल्लाह। उससे पहले बेकसों का बेकस ताजदार हरम मुज्तबा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह कुदस पर हम दुरूद शरीफ पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे भाइयों, आज पूरे हिंदुस्तान में वक्फ तरमीमी बिल की बातें चल रही है। क्या है वक्फ? दोनों जहां का मालिक का मिल्कियत है, उसका तसर्रुफात सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का ही हक है। जो तब्दीलियात इस तरमीमी बिल के तहत हिंदुस्तान की हुकूमत लाने का कोशिश कर रहा है, उसका सख्त तौर पर खिलाफवर्जी करना हमारा हक बनता है। मेरा मुसलमान भाइयों, हमसे तलाक का हक छीन लिया गया। सीएए एनआरसी जारी कर कर हमारी शहरियत छीनने का, हमारी सिटीजनशिप छीनने का कोशिश की गई। अब इस बिल के जरिए हमारी जायदाद छीनने का कोशिश की जा रहा है। मेरे भाइयों मुसलमानों, आज जो बिल जारी किया जा रहा है उससे एक चीज है, एक कॉलम है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पूरा इख्तिलाफ का मुंसिफ होगा, पूरा फैसला करने वाला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा। एक यूपीएससी पढ़े आदमी, क्या उसका कुरान पता है? सुन्नत और फिक्ह में उसको तालीमात दिया गया है। उसका एग्जाम में वो कैसा इस्लाम का वक्फ की जो मसला उसमें मुंसिफ बनेगा। मेरा भाइयों, आप लोगों से मेरा एक सवाल है, लड़कियों के हॉस्टल में लड़कों को वार्डन बनाना मुनासिब है क्या? हरिद्वारों में देखिए, सिख का जो गुरुद्वार है उधर उनका कमेटी में एक गैर सिख को जगह नहीं है। चार धाम जो हिंदू लोगों के लिए एक मुकद्दस जगह है, उनका कमेटी में गैर हिंदू को जगह नहीं। तो मुसलमानों का वक्फ जायदाद की कमेटी में क्यों एक गैर मुसलमान को जगह दिया जाए? ये नाइंसाफी है सरासर। भाई लोग, आज के दिन जो हमारी कौम के कुछ मीर जाफर, कुछ मीर सौदिक लोगों ने हिंदुस्तान के हुकूमत के पासदारी करके उनसे हाथ जोड़ के हमें पीछे से चूरी लगा रहे हैं। जैसे कि आरएसएस की राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जैसे तंजीमात, ऑल इंडिया सज्जादा नशीन जैसी तंजीमात, वो हमारे मुस्लिम लोगों के पीछे से चूरी डाल रहे हैं। इसका खिलाफ वर्जी करना है, इसके खिलाफ मुत्तहिद होना हम मुसलमान का आज का जरूरी चीज है। मेरा भाइयों, मैं भी तरमीम का, अमेंडमेंट का मुत्तफिक हूँ। मैं भी तरमीम चाहता हूँ वक्फ बिल में, लेकिन ऐसा तरमीम आ जाए नहीं, ऐसा तब्दीलियत नहीं जैसा अब लाया गया है। भाइयों, मेरा एक मशवरा है, जो नाजायज कब्जा जिनसे हमारी हुकूमत की तरफ से, गैर मुसलमानों की तरफ से, हत्ता कि मुसलमानों की तरफ से हमारी वक्फ में हुई है, उसको ख़त्म करना चाहिए। मैं इस वक्त हमारे मंगलौर के काजी शहीद सेम अब्दुल्ला मौलवी को याद करना मुनासिब समझता हूँ। वक्फ की जायदाद के लिए उन्होंने जो झगड़ा किया, उसके अपना जान खोने पड़ा। उन्हें दुश्मनों ने उन्हें मार दिया, धोखे से मार दिया।
मेरा भाइयों, मेरा दूसरा मशवरा यह है कि इस हिंदुस्तान में 9 लाख एकड़ का जो कीमती जमीन वक्फ की जायदाद के तहत आती है, उसका आमदनी में मुसलमान की तरक्की के लिए इस्तेमाल हो जाना चाहिए। मेरा भाइयों, सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके ये ईमेल भेजने से हमारी पूरा मुश्किलात हल हो जाएगी क्या? और किस नहीं, उसका ऐसा एक हल हमारी आगे नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है हमारे आगे बची है, वो है कि हमारी कौम को तालीमत देना। जैसे ऐसा पूरा मसला हमारे आगे आती है, पेश आती है, तो उसका खिलाफ हम तालीमत की एकेडमिक लेवल से हम उसका खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, तभी तो हमारी कौम की पूरा मसला हल हो जाएगी। मेरा भाइयों, मैं अल्लामा इसरार अहमद की एक शायरी को अब हमारी ये पसमानदगी के इस वक्त में मैं याद करता हूँ। वो बोले, ये मुसलमान है जिन्हें देखकर शर्माए यहूद, यहूद भी शर्मा रहे कि ये मुसलमान का हालत ऐसा हो गया, ऐसे बदतर हो गया। हम बिगड़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। एक ही हल है हमारे पास, कौम हमारी समाज को तालीमत देना। इंशाअल्लाह इसका काम होना है। अल्लाह हम युनासिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। Next on this stage, chord letter B. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे देशवासियों, नौजवानों, भाइयों, देश भूखा है, देश रो रहा है, देश तड़प के मर रहा है, और उसकी वजह हमारे सरकार। दोस्तों, 1947 अगस्त 15 से पहले जब ब्रिटिश हमारे देश, हमारे वतन, हमारे हिंदुस्तान के मस्जिद में बैठे थे, हम क्या क्या झेला था, और पूरे वतन की गुर्बत और बेरोजगी शायद है हम। और हमारे हिंदुस्तान आज़ादी हुई तो फिर भी हमारे हिंदुस्तान ने ये दोनों खत्म नहीं हुए। हमारे हिंदुस्तान को तरक्कियों से महरूम करने वाले चीजें भी ये दोनों हैं, लेकिन उसे समझना में हमारे सरकार बहुत देर कर रही है। दोस्तों, मुल्क में तरक्की अदम करने के लिए ज्यादा मसाइल है, उन्हें हमारे सरकार ने हल किया, मगर उनमें बहुत अहम मसाइल दो है, गुर्बत और बेरोजगी, उनको भी वो भूल किया। ये बहुत अफसोस बात है, ये बहुत गम है। ये गुर्बत की वजह से ज्यादा मुश्किल आया है, जैसे उनमें बेसिहती, नाखवानदगी, उसके अलावा ये खवातीन की बुनियादी हुकूक को भी खिलाफ है। देशवासियों, ये गुर्बत हमारे हिंदुस्तान में वायरस की तरह से फैल रहा है, उसके खिलाफ हम एक आदमी खड़ा होना जरूरी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पॉवर्टी लेन के नीचे है। ये बहुत अफसोस बात है। आज हिंदुस्तान में बेरोजगी का मिकदार 7% है। उसके साथ एक बड़ा मुश्किल है कि हम गौर के तो देखा जा सकता है कि हिंदुस्तानी की जीडीपी का 5 में सिर्फ एक हिस्सा आवामी का है, मगर 5 में 4 हिस्सा पूरी तरह अमीर लोगों का है। ये इक्तिसादी अदम मुसावत की सबसे बड़ी शराकत दार है। दोस्तों, हिंदुस्तान में आबादी की कसरत होने की वजह से बेरोजगी ज्यादा होता है। उनके खिलाफ हमारा सरकार कानून से आने जरूरी है, मगर वो आने नहीं हो तो अगर वो ये हमारे सरकार कानून से आने नहीं हो तो इक्तिसादी के जैसे ज्यादा मुश्किल आए हैं। उनमें सुस्त तरक्की की तालीम वगैरह इक्तिसादी ऐसे ज्यादा मुश्किल आएंगे। दोस्तों, उसके खिलाफ हमारे सरकार MNREG, महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट गारंटी और NSDM नेशनल स्किल
डेवलपमेंट मिशन और आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स ऐसे ज्यादा कानून से आए थे, फिर भी ये बात को, ये गुर्बत और बेरोजगी, ये बात को अदम करने नहीं सके थे। ये हमारे हिंदुस्तान के शर्मिंदा होना बात है। इसलिए हम एक एक आदमी इसके खिलाफा हम एक एक आदमी इत्तेहाद से, एक चकहती से खड़ा होना जरूरी है। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह ताला व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफ रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुहतरम सामीन किराम और मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम जिस नाजुक और इस्सास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए इकट्ठे हैं वो वक्फ की तरमीम बिल और मुस्लिम समाज, जो कानून हमारी हिंदुस्तान की हुकूमत जारी करने के लिए कोशिश कर रहा है, वो हमारी जायदाद वक्फ की बात है। मुसलमानों लोगों, वो हम जानना चाहिए, जो हमारी वक्फ की जायदाद की बातों पर कोई असर डाले तो हम चुप कर बैठने वाले नहीं है। हम हमारे बातों पर अफसोस जाना चाहिए। हमारे हुकूमत सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि वक्फा निज़ाम दीन एक का अहम सुतून है। इस्लाम तारीख में इस वक्फ की एक अजीम शान है, जो हिंदुस्तान में तो बहुत ममालिक से हुए बात ये वक्फ है। बहुत ही पहले आने वाली बहुत ममालिक ने वक्फ जारी किया है। मुगल के उन वक्तों पर से ही वक्फ हमारे हिंदुस्तान में है, जो अभी तक वक्फ की जारी ताइदाद को पूरी तरीके से गवर्नमेंट की कंट्रोल में जाना और उन्होंने कोशिश कर रहा है। साथियों, मेरे मुसलमान भाइयों, हमें ऐसे उन्हें रुकना चाहिए। हम हुकूमत वक्फ तरमीमी बिल हिमायत करने वालों का कहना है कि वे वक्फ इमला बेहतर निज़ाम है, इंतज़ाम मुमकिन हो सकता है, लेकिन वो ये बिल को पूरी तरीके से उनकी हाथों से निज़ाम कायम करना चाहते हैं। लेकिन वक्फ की तरमीम कभी भी उनके हाथ में नहीं छोड़ा सकता। ये मुसलमानों की जायदाद है, ये हमारी मुसलमानों की जायदाद है। वो कभी भी हिंदू लोगों के या पूरी कुरान हदीस और सुन्नत को, इसकी निज़ाम, वक्फ की निज़ाम व कानून को नहीं जानने वाले लोगों को हम कभी भी उन्हें नहीं दे सकते। साथियों, हम जानना चाहिए हमारी इस हिंदुस्तान में किस तरह मुसलमानों के हदफ कर एक एक कानून लाया जा सकता है। पहले एनआरसी की तरह की कोई कभी कई और निकाह तलाक की तरह की कई कानूनात ले जा रहे हैं मुसलमानों को हदफ करके। ऐसे कानूनों को हमारे बीच गुमराने के लिए, हम मुसलमानों को गुमराने के लिए ऐसी कानून जारी होने वाले इस हिंदुस्तान में अब वक्फ की बिल भी आ गया। हमारी जायदाद के सवाल करने की हिम्मत हुई हम उनको, हम कभी भी इसे अफसोस नहीं, हमको अफसोस होनी चाहिए जो कि मिट्टी किसी की हमारी खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी की बाप की हिंदुस्तान थोड़ी है। ऐसी ये शायर की तरह ये हिंदुस्तान सभी की खून मिट्टी के शामिल है। यहाँ हर लोग, हर मुसलमान, हर के हक है जो उन्हें देना चाहिए। वक्फ तो हमारी हक है, वो हमें ही देना चाहिए, जो हिंदुस्तान के हाथों में नहीं छोड़ना चाहिए। साथियों, इनको तो तरमीमी बिल को पूरी तरीके से हमें रोकना चाहिए। हम हिंदुस्तान के ऐसी हालत, बुरी हालतों को ना कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। साथियों, हमें ये बात जहन में रखना चाहिए, वक्फ का निज़ार मुसलमान दीनी समाजी शख्सियत का हिस्सा है। इतने का अगर मेरे छोटी तकरीर को ख़त्म करना चाहता हूँ। वाखिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।
Next on the stage, chord letter D. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिंदुस्तान की हालत के देखकर एक शायरी ने बखूबी बताया कि भूख बढ़ती है मेरे मुल्क में नंगे पाओ, भूख बढ़ती है मेरे मुल्क में नंगे पाओ, रिस्क जालिम के तजूरी में छुपा बैठा है, रिस्क जालिम के तजूरी में छुपा बैठा है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे इस सरजमीन हिंदुस्तान आलमी में 7वां बड़ा वतन है। उस तरह हमारे वतन की लोगों ने आबादी में सारे दुनिया और सारे वतन की लोगों को हराकर आबादी में बड़ा किरदार पेश की है और हमारे वतन आबादी में सारे अवतान को बढ़कर उसको हराकर पहला मर्तबा हासिल किए हैं। अब हमारी वतन में लोगों की निस्बत और रकम ज़्यादा और लोगों की फ़ायदा और उनकी हाजत ज़्यादा है। उनको खाना और पीना और उनकी दवा उनकी हाजत और ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इस हुकूमत को, इस हिंदुस्तान हुकूमत को इस हाजत को देने के लिए कुछ कमजोरी हुए हैं और लेकिन इस तक हुकूमत पार्टी बदले आकर इस हिंदुस्तान में हुक्म किया है, लेकिन इसी वक्त तक उसको किसी पार्टी को गुर्बत और रोजगारी को हटाने के लिए कोई कुछ भी नहीं हो सकता। ये बहुत अफसोस का बात है। हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेजी ने आकर इस सरजमीन में सारी कीमती चीज़ों और माल व दौलत इटाकर बेच कर जाई है। इस वक्त हमारे हिंदुस्तान सिर्फ 80% गुर्बत और रोजगारी थी। 80% थी हमारे निस्बत 80% गुर्बत और रोजगारी थी। जब हमारे आज़ादी हमारे हिंदुस्तान की पहला प्रधानमंत्री नेहरू जी ने एक ऑपरेशन मंसूबा किया है, उसका मतलब 5 साल मंसूबा। इसका नतीजा की वजह 80% हुई हमारे गुर्बत और रोजगारी। 1970 में 63% हुई, उसके बाद 1983 में 56% हुई निस्बतें हुई। उस गरीब वतन को इस नेहरू जी की मंसूबे से हमारे हुकूमत इसको इज्जत और बुलंदी करने के लिए कोशिश की है। आप लोग समझने की बात है कि हमारे भारत तेजी और तरक्की करने वाले ममालिक में शामिल है, लेकिन उस तरक्की का बावजूद यहाँ एक बड़ी आबादी और जिंदगी गुजारे पर मजबूर है। वो लोग आप जानने चाहिए कि अब तक हिंदुस्तान की हुकूमत को गुर्बत और रोजगारी हटाने के लिए ना सकती। आज़ादी से अब तक 75 साल हुई। अब तक इस साल के 2024 में इस साल के गुर्बत और रोजगारी की निस्बत 3% है। मतलब इस दुनिया के इस हिंदुस्तान में ये 141 मिलियन लोगों ने रहते हैं, उसमें 3% हो तो 3.77
लोगों ने करोड़ लोगों ने इस गुर्बत और रोजगारी की शिकार है। और हुकूमत अजीम लोगों और गुर्बत और रोजगारी की मसला हल करने के लिए जाम हिकमत अमली का मुतकाली है, जिसमें तालीम, नहर तरक्की और मईशती तरक्की और दीगर शूबतें मद नजर रखना चाहिए। आप लोगों ने हिंदुस्तान की बुलंदी और तरक्की पर क़ियादा करने चाहिए, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? आप लोग इसको मुखालिफ किया और आप लोगों ने वतन की बुलंदी और तरक्की के छोड़कर सारे गरीबों की माल व दौलत को अपनी जेबों से डालकर और इस हिंदुस्तान के हर एक चप्पे चप्पे में मरे हुए लोगों के देखकर आप सरकारी की दौलत को अपनी जेब में डाल रहा है। इतनी कहते मैं तकरीर को खत्म करता हूँ। आखिर दवाना। Next on the stage, chord letter E. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मखलूकीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मेरे प्यारे नौजवानों और हिंदुस्तान की मजबूत किसानों और यहाँ पर हाजिरे मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, आज मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मजलिस में एक अहम मसाइल के बारे में बात करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, जो ना सिर्फ हमारी कौम की तरक्की की राह में रुकावट है, बल्कि हमारी आवाम की जिंदगी में भी बहुत ही ज्यादा तस्दीद कर रही है। आज हम जान सकते हैं कि हम जो हिंदुस्तान में आज जी रहे हैं, यहाँ पर गरीबी और बेरोजगारी दोनों भी शामिल है। हिंदुस्तानी जैसे 140 करोड़ की आबादी, जो बहुत ही ज्यादा है, दुनिया भर में ऐसे कौन से एक देश नहीं है जो 140 करोड़ से भी ज्यादा आबादी हो। इस 140 करोड़ आबादी के देश में हमें मुलाजमत की, बेरोजगारी, रोजगार की तलाश में बहुत सारे जो शख्स होते हैं वो अपनी जान गंवाते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? ये बेरोजगारी और गरीबी दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, आपस में ताल्लुक रखती है। हमें ये मालूम होगा कि अगर बेरोजगारी होगा तो वहां पर गरीबी जरूर होगा, रोजगार नहीं होगा तो वहां पर गरीबी भी नहीं होगा। तो आज हम यहाँ पर बेरोजगारी का जो असबाब है, जो गरीबी का असबाब है, ये यहाँ पर हम बताने वाले हैं। यहाँ पर अहम मसाइल है बेरोजगारी। हिंदुस्तान जो है बेरोजगारी और गरीबी में डूबा हुआ है। हिंदुस्तान एक बड़ी शहर, एक बड़ी वतन है जो 140 करोड़ की आबादी है। वहाँ पर बेरोजगारी होना मुमकिन है, लेकिन उसको ख़त्म करना नामुमकिन नहीं है। उसको ख़त्म हम कर सकते हैं। हम और जो सियासत में जो बैठे हैं, वो जो बड़े बड़े मनसिब में बैठे हैं, वो आपस में मिल जाए तो हम उसे ख़त्म कर सकते हैं। इसके पहले असबाब है कि हमारी बढ़ती हुई आबादी, जो तेज़ी से हमारी जो आबादी बढ़ रही है, यही हमारी पहले एक समस्या है, जो मसाइल है, जो यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने बताना जा रहा हूँ। क्योंकि हमारी बहुत सारी जो आबादी है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से हमारे बेरोजगारी और गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। गरीबी में डूब मर रहा है और अमीरी में ऐश कर रहा है। तो हम जान सकते हैं कि ये क्या है। हिंदुस्तान जो है आज 2A² में चल रहा है, जैसे कि 2A मतलब क्या है? अदानी और अंबानी।
मोदी जी जो भाजपा के जो रईस है अमित शाह और उनके मुताबिक, और हमारे जो आज के हुकूमत के वजीर हिंद है वो है प्रधानमंत्री मोदी, उनके दो शरीक है हमारे अदानी और अंबानी जी। उन दोनों की वजह से आज गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि आज हमारे जो देश है, दूसरा कारण मैं बताना चाहता हूँ जो हमारे देश में गरीबी और बेरोजगारी होने के दूसरा कारण है हमारी प्राइवेट सेक्टर, जो कि निजी शआबा को बहुत ज़्यादा फरोग देते हैं। वो हमारी बड़ी समस्या है, क्योंकि जो हमारा रेलवे था, एयरपोर्ट वगैरह था, जो स्कूल कॉलेज, ये सब हमें निजी तरीके से अगर कर दिया जाए तो हमारे हुकूमत की सरकार की जो हमें फरोग मिलता था वो बंद हो जाएगा। और इंडिया एम्प्लॉयमेंट रेट, जो कि इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 में जो इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट था उसके मुताबिक हमारा जो हिंदुस्तान है वो हर एक 3 लोग में से एक शख्स बेरोजगारी में डूबा हुआ है। और जो यहाँ पर बेरोजगारी और गरीबी को खत्म करने के लिए हमारे महोदय सरकार जो अमेंडमेंट जो स्कीम वगैरह लॉन्च की है उसके बारे में भी मैं आप बताना चाहता हूँ। मोदी की गारंटी में कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, नौकरी दिया जाएगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि किधर है वो चीज जो आप लोगों ने वादा किया था? अपने वादा को निभाया है? नहीं निभाया है। आप लोग सिर्फ मुंह की बात कहते हैं, शेख चिल्ली से बात करते हैं, हवा में किला बनाना ही जानते हैं। सिर्फ आप लोगों से यही हो सकता है। आप अगर गरीबी को मिटाने की कोशिश थोड़ी सी भी करते तो आज हिंदुस्तान की आधी गरीबी मिट जाती। यही नहीं, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, जो हमारी वजीर इक्तिसादी है, उन्होंने भी कहा था कि 2027 में अगर 2027 में हमारा इंडिया जो है 5 ट्रिलियन इक्तिसादी बन जाएगा। लेकिन ये सरासर झूठ है, क्योंकि आज भी हिंदुस्तान में गरीबी और बेरोजगारी चल रही है। ये बहुत ही ज्यादा समस्या है। और जो यहाँ पर हमें मालूम होता है कि हरियाणा में 37% लोग वहाँ पर बेरोजगारी की वजह से वहाँ पर एहतिजाज करते हैं। और पंजाब में किसान बहुत ज्यादा एहतिजाज करते हैं, लड़ाई करते हैं, उन्हें लाठीचार्ज के तौर पर मुखालफत करते हैं ये सरकार। तो इन सरकार से मैं पूछना चाहूंगा कि उनकी क्या गलती थी कि आप लोगों ने उन पर लाठीचार्ज किया? उन्होंने रोजगार मांगा तो आपने टाल दिया। किसानों ने अपने हक की बात मांगी तो उनको भी आप लोगों ने मना फरमा दिया और उन पर लाठीचार्ज करवा दिया। तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आज हम अगर बेरोजगारी और गरीबी को खत्म कर सकते हैं तो हमें एकजहती का साथ बनकर हम इस सरकार को भी साथ मिलाकर, जो कि बड़े बड़े मनसिब में होते हैं, जो बड़े बड़े मर्तबा में होते हैं, अगर वो करप्शन वगैरह छोड़ दे और अच्छे तरीके से इस हिंदुस्तान की जो ढांचे है उसको सही तरीके से निभाए तो हमारा जो बेरोजगारी है, गरीबी है, वो मिट जाएगा। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ശ്രദ്ധിക്കുക, സ്പീച്ച് അറബി ഊല വിഭാഗം, അതുപോലെ തന്നെ സാനിയ വിഭാഗം എക്സ്റ്റംബർ സ്പീച്ച് കന്നഡ വേദി 3-ലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. വേദി 1-ലേക്ക് അൽ ഫക്കീഹ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കുക, അൽ ഫക്കീഹ് വേദി 1-ലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഊല വിഭാഗം സ്പീച്ച് അറബി മത്സരവും സാനിയ വിഭാഗം എക്സ്റ്റംബർ സ്പീച്ച് കന്നഡ മത്സരവും വേദി 3-ലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റർ F. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मखलूकीन व अला आलिहि वसहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखता है बाज़ वे कितना जोर पे है। मेरे प्यारे दोस्तों,
बुजुर्गान मिल्लत और मेरे प्यारे इज्जतदार माँ बहनों, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया गुजारना चाहता हूँ जिन्होंने आपके कीमती वक्त निकाल कर इस बड़ी जलसे में, इस बड़ी महफिल में अपनी शिरकत की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सामीन किराम, तो मेरे पहले सवाल उठती है मुसलमान के ओर। अरे मुसलमानों, कहाँ गई थी तुम्हारी वो आवाज़? अरे मुसलमानों, कहाँ गई थी तुम्हारी वो आवाज़ जब इस वक्फ तरमीमी बिल को आगाज़ किया गया? क्या है वक्फ? इसका मुराद जानते हो ना, अल्लाह के नाम पर अगर किसी शख्स की ज़मीन या इदारा अल्लाह के नाम पर पेश किया गया तो उसके मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही बनेगा, बल्कि दूसरे लोग नहीं बनेंगे। क्या बेशर्मी है आज के मुसलमानों, तुम जमींदार बनोगे उस जमीन पर जो कि तमिलनाडु में वक्फ जो कि तमिलनाडु में जमीन को वक्फ किया गया, उसमें हिंदुओं को भी वक्फ जमीन था और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों ही बनेंगे, हिंदुओं ही नहीं। ये सवाल उठती है जब 25 लाख एकड़ तौर पर होने थी, वो अब सिर्फ और सिर्फ 10 लाख एकड़ पे मुनहसर है। तो इतने कहकर मैं खत्म करता हूँ। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। Next on the stage, chord letter G. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबी अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम सामीन किराम और मेरे दोस्तों और जज साहिबान, मैं यहाँ बयान करना चाहता हूँ हिंदुस्तान की गुर्बत बेरोजगार की शिकारी के बारे में कुछ लबकुशाई करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। हिंदुस्तान इस दुनिया में बहुत बड़ा एक आबादी की वतन है, तो ज़रूर उस आबादी में गुर्बत और बेरोजगारी होगा। गुर्बत का मतलब एक शख्स माली व वसाइल की कमी के वजह से ब्याबंदी ज़रूरत जैसे खाना पीना इस तरह और उसका पढ़ाई का कामयाब करना नामुमकिन होगा। दुनिया में हर एक इंसान को गुर्बत होगा कि उसकी माशरती जिंदगी में मुश्किलात जिस असर का इंसान की जिंदगी हर पहलू पर पड़ता है। बेरोजगार के हालत, इस हालत को कहते हैं कि जो इंसान हर वक्त काम के लिए तलाश करते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिलता है, जो हर वक्त काम की तलाश के लिए कोशिश करता है लेकिन उनको काम नहीं मिलता है। अगर पिछले साल का गिनती देखा तो 22 मिलियन लोगों को बेरोजगारी हो चुकी है, क्योंकि इसका वजह यह है कि हिंदुस्तान की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर हम हिंदुस्तान में हजारों लोग काम के लिए तलाश कर रहे हो, उसमें 500 लोगों को काम मिलेगा, बाकी 500 लोगों को काम नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने हिंदुस्तान की आबादी की वजह से सिर्फ वहाँ पर 500 लोगों के काम के लिए चाहिए होगा। दूसरी वजह ये लोग ज़्यादा खेती बाड़ी करने के लिए हिंदुस्तान में ज़्यादा लोग उनकी गुजारिश करने के लिए खेती बाड़ी को चुनता है, क्योंकि वो सोचता है कि खेती बाड़ी वो आसान चीज़ है, वो खेती बाड़ी करने के लिए आसान चीज़ है जिससे हमारी गुजारिश होगा। लेकिन अगर एक मौसम खराब हुआ तो वो बारिश की वजह से किसी मौसम खराब हुआ तो उसकी खेती बाड़ी बर्बाद हो जाएगा। वो बर्बाद होकर किसी और से फिर से खेती बाड़ी करने के लिए उधार लेता है। वो उधार ना चुका पाए और उसके बदले में वो खुदकुशी का राह चुनता है।
और तीसरी वजह है सुन्नती तरक्की। हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा कारखाने में सुन्नती टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा मशीनों को इस्तेमाल करके लोगों को काम करने के लिए लोगों को काम करना मुमकिन नहीं है और इस वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को काम नहीं मिलता है। लोगों की जगह में मशीनों से कारखाने के मालिकों ने काम को मशीनों को रखा है और हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा तालीमात की कमी है। जो लोग तालीमात के लिए पढ़ते हैं उनको काम नहीं मिलता है। जो लोग तालीमात ना करते हैं इसके पास माल है वो रिश्वत लेकर दूसरों से काम को खरीद कर उस काम को करते हैं। इतनी कहकर मैं ख़त्म करता हूँ। Next on the stage, chord letter H. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफ रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। सदर दिल से असातिज़े किराम, बुजुर्गों, प्यारे भाइयों और जिगरी दोस्तों, मैं आपके सामने सुनहरा मौके पर वक़्फ़ तरमीमी बिल और मुस्लिम समाज के बारे में कुछ बकुशाई करना चाहता हूँ। और सबसे पहले खुदावंद कुदूस को लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ जिसे मुझे इस सुनहरा मौके पर नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्लिहीन व हाल व फी कुल्लि मकाम। मुहतरम सामीन किराम, हिंदुस्तान एक जमहूरियत और सेक्युलर मुल्क है और यहाँ जीने वाले हर जिंदगी गुजारने वाले लोगों को अपना अपना हक मिल रहा है। हमारा मुल्क का एक खास बात है कि हमारा मुल्क सिर्फ एक मजहब से नहीं बनाया गया, मगर हमारा मुल्क कई मजहबों से बनाया गया है। इसीलिए हमारा आइन में वाज़ेह तौर पर कह रहा है कि हमारा किसी मजहब के खिलाफ किसी ने आवाज उठाया तो वो सिर्फ मजहब के खिलाफ आवाज नहीं उठाया, मगर उसका आवाज आइन के तस्वुरात के मुखालिफ होता है। प्यारे भाइयों, इतना ज्यादा हक हमारा मजहब को हमारा हिंदुस्तान दे रहा है, लेकिन हर लोग अपने अक्ल में नक्शे खींच कर रखने का बात यह है कि पिछले 10 सालों से हुकूमत करने वाले मोदी सरकार दूसरे मजहबों के हक को तबाह करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, मिटाने के लिए उन्होंने कोशिश कर रहे हैं और सामने आ चुके हैं। इतना नहीं, पिछले दो महीने पहले से उन लोगों ने वक़्फ़ तरमीमी के बिल के पास करने के लिए भी कोशिश कर रहे थे। पहले हम ये समझना चाहिए कि वक़्फ़ क्या है। वक़्फ़ ये है कि मुसलमानों की जायदाद, इदारों और माल, ये सब हिफाजत करने के लिए का एक चीज़ है, लेकिन इस हिफाजत करने का हक भी मुसलमानों पर है। लेकिन हम समझने का बात यह है कि ये बिल पास किया गया तो इस पर गवर्नमेंट को दाखिल हो सकता है और उन लोगों ने हमारे हाथ से वक़्फ़ का कंट्रोल भी ले सकता है। प्यारे भाइयों, आर्टिकल 26 में ये कह रहा है कि आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स रिलीजियस डिनोमिनेशन एंड सेक्शंस द राइट मैनेज देयर रिलीजियस प्रॉपर्टीज एंड इंस्टीट्यूशंस। आईना ये कह रहा है कि अपने मजहब के जायदाद को, इरादों को अपना मजहब हिफाजत करना का हक है, लेकिन यहाँ हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियानी हो या सिख हो या कुछ मजहबी भी हो तो यहाँ नहीं फर्क पड़ता है कि अपना मजहब का जायदाद को हिफाजत करना उन पर हिफाजत पड़ता है। प्यारे भाइयों, हमारे ये बिल दाखिल हो, अगर ये दाखिल हो गया तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिम्मत से और सब कुछ कहकर ये कहना चाहता हूँ कि हमारे ये बिल दाखिल होने से
ये दाखिल नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं ऐसा कहने का वजह यह है कि ये वक्फ बिल का वक्फ सिर्फ हमारा हिफाजत में नहीं मगर खुदा ताला का भी हिफाजत है। प्यारे भाइयों, अब ये वक्फ तरमीमी बिल पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भी बहस हो रहा है। इसके साथ रुकने वाले कुछ लोगों ने है और इसके बाहर रुकने वाले कुछ लोगों ने है, इसीलिए पार्लियामेंट ने इस केस को जेपीसी के हवाले कर दिया है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि अब ये बिल पास हो गया तो क्या असर पड़ता है? जरूर असर पड़ता है कि हिंदुस्तान में रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जायदाद हमारा वक्फ के साथ है कि 9.4 लाख एकड़ का जायदाद हमारा पास है। और अगर ये बिल पास हो गया तो इसमें हिंदुस्तान की हुकूमत भी, गवर्नमेंट भी दाखिल हो सकता है और मुसलमानों के सारे कंट्रोल उनके हाथ पर ले भी सकता है। इतना ही यही और भी असर है कि 1995 वक्फ बिल में सेक्शन 40 में कहता है कि वक्फ की जायदाद वक्फ की है या नहीं, ये कहने का हक उन वक्फ लोगों का था, लेकिन ये बिल आ गया तो इस हक को तबाह कर रहा है। प्यारे भाइयों, और एक है कि मुसलमानों के कंट्रोल में नहीं, ये बिल का कंट्रोल मुसलमानों के हाथ में भी होता है और गैर मुसलमानों के भी हाथों होता है। ये सबसे बड़ा असर होता है। प्यारे भाइयों, आखिरकार वक्त की अदालत से मैं खत्म करना चाहता हूँ। अगर वक्त है तो एक एक असर को गिन गिन कर आपके सामने कहने को मैं तैयार हूँ, लेकिन वक्त की अदालत से मैं खत्म करना चाहता हूँ। आखिरकार इकबाल का ये के शेर को हमारे याद में रखना के तौहीद की अमानत सीनों में है हमारा, आशा नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। किसी से भी हमारा नामो निशान मिटा नहीं सकता है। जैसे आप सोचते हैं वैसा इतना आसानी से मिटा नहीं सकता है। खुदा ताला ने हिंदुस्तान की मुसलमानों को हिफाजत करे। इतना कहकर मेरी तकरीर खत्म करता हूँ। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಲಿಯಾ ವಿಭಾಗದ ಸಿಯಾಸಿ ತಕ್ರೀರ್ ಉರ್ದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ವಿಭಾಗದ ಅಲ್ ಫಕೀಹ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆ 4ರಲ್ಲಿ ಸಾನಿಯಾ ವಿಭಾಗದ ಮ್ಯಾಚ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಾಗಿಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಮ್ಯಾಚ್